यहाँ पर देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क साइटेशन जो डायलॉग बॉक्स होता है, इसको अगर हमें ओपन करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की हमें प्रेस करनी होती है। तो अगर हमें साइटेशन बॉक्स ओपन करना है तो उसके लिए अल्ट के साथ में शिफ्ट और आई हमें प्रेस करना होता है, तब जाकर के मार्क साइटेशन बॉक्स हमें खुल करके मिल जाता है। अच्छा, ये मार्क साइटेशन बॉक्स आखिर में होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, तो आपको ये जानना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जैसे कि अगर आप वर्ड में कोई लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है लीगल जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं आप रेफरेंस दे रहे होंगे। जैसे कि सपोज करिए अभी अंजना ओम कश्यप ने 2 करोड़ रुपए का केस ठोका हुआ है टीचरों के ऊपर मानहानि का। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मुंह उठा करके चली गई होंगी जज साहब के सामने कि देखिए जज साहब इतनी हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, नहीं। उनको मेंशन करना होगा, केस फाइल करनी होगी। तो जब उन्होंने केस फाइल किया होगा तो उन्होंने बनाया होगा केस, और उसमें लिखा होगा कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो हमें इस तरीके की आज़ादी देता है, गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है। कोर्ट में ये वाला केस चला था आपके सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इस तरीके का मामला था और इस तरीके का निर्णय मिला था, इस तरीके की समस्या थी, मेरी भी इसी तरीके की समस्या है तो इस तरीके का निर्णय मिलना चाहिए। तो कोई केस है, कोई आर्टिकल है जिसको कि इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर चूंकि डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ही बड़ा लंबा होगा, 100 पेज का मान लीजिए है, तो उसमें कहाँ कहाँ पर ढूंढा जाएगा कि किस किस केस का इसमें उल्लेख किया गया है, कौन से आर्टिकल का उल्लेख किया गया है। तो इसके लिए साइटेशन बॉक्स का उपयोग किया जाता है। साइटेशन का मतलब ही होता है उद्धरण देना कि कहाँ से किस चीज़ को इसमें मेंशन किया गया है। तो जैसे ही हम इस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कि आर्टिकल 21 को साइटेशन बॉक्स में जोड़ते हैं तो उसका नीचे सब पेज पर सबसे नीचे, मतलब डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे वो लिख जाएगा और किस पेज पर है वो दौरान वो वहां पर दिख जाएगा। इसी को कहा जाता है साइटेशन, जिसके लिए अल्ट के साथ में शिफ्ट और आई प्रेस किया जाता है। लेकिन इतना ही जानना काफी नहीं है, इसका ऑप्शन कहाँ पर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें आप आओगे तो यहाँ पर आपको रेफरेंस मिलेगा। रेफरेंस में जब आप आओगे तो यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप आकर के इंसर्ट कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होता है, तो आकर के आपको कोई भी शब्दावली सेलेक्ट करनी है, जैसे कि गीगो को मुझे साइटेशन बॉक्स में ऐड करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से जा करके अल्ट दबाया, शिफ्ट के साथ में आई दबाया। जैसे ही मैं दबाया ये साइटेशन बॉक्स मेरे सामने खुल करके आ गया और यहाँ से मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। आप देखोगे जैसे ऐड किया गोज के सामने जो है ना ये कुछ इस तरीके का कुछ यहाँ पर कोड लिखा हुआ आ गया, जिससे ये पता चलता है कि इसमें ये जुड़ा हुआ है। बेसिकली इसको हटाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही ऑफ करोगे ना पैराग्राफ ऑफ करोगे वैसे ही ये खत्म हो जाएगा। इसको देखना है तो यहाँ से फिर ऑन करना पड़ता है, इसी को कहा जाता है साइटेशन बॉक्स। ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया था। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना मल्टिक्स, इसको लिखा गया था PL1 में। किस में? PL1 में लिखा गया था। अब PL1 का मतलब क्या होता है, तो PL1 जो है ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। इसी के माध्यम से मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखा गया था। अच्छा, मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये आखिर में है क्या, तो ये जो है ना बेसिकली टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय पर एक यूनिट पर कई सारे लोगों को टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि बैंक वालों का उदाहरण लीजिए, जैसे कि बैंक वालों का क्या है, एक अपना सर्वर है, उसी सर्वर से सारे ब्रांच जो है वो जुड़े हुए हैं और एक ही समय पर सारे लोग काम कर रहे होते हैं, सबका 9 से 5 की ड्यूटी है और सबका काम चल रहा है, तो वो क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको कि मल्टिक्स नाम दिया गया था। और ये मल्टिक्स जो है ये बना कब था, तो ये बना था 1964 ईस्वी में। कब बना था? 1964 ईस्वी में बना था।
और इसको PL1 के द्वारा बनाया गया था। बाकी C++ और जावा की बात करें तो ये तो बहुत ही बाद में बने हुए हैं, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही हैं लेकिन ये बहुत ही बाद में बने थे। C++ जो है ये 1980 में बना था, और जावा की बात करें तो ये 1990 में बना था, और इससे पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1964 में बन गया था। तो इसके द्वारा तो बनने का कोई स्कोप ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन है, PL फर्स्ट है। आगे क्वेश्चन जो है हमारा 3 नंबर, ये कह रहा है कि MS पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। अगर आपको बैक स्टेज व्यू पर पहुंचना है तो इसमें से कौन ऑप्शन पर जाओगे, तो हम जाएंगे फाइल वाले ऑप्शन में। जब फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप बैक स्टेज व्यू पर पहुंच जाओगे। अब ये बैक स्टेज व्यू क्या होता है, तो बैक स्टेज व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा हमारा पावर पॉइंट, ये है हमारा पावर पॉइंट, इसका ये होम पेज है। यहाँ पर हम कुछ भी आकर के यहाँ पर लिख सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। ये तो एक फ्रंट व्यू है, किस किस तरीके से चीजें दिखेंगी। अब ये चीज कहाँ पर सेव होगी, किस तरीके से प्रिंट होगी, बहुत सारी चीजें इसके पीछे चल रही होती हैं। वो कहाँ पर मिलता है, तो वो हमें मिलता है यहाँ पर फाइल पर। यहाँ पर जो सबसे कोने में दिखा है फाइल, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन का, न्यू का, ऑप्शन का, सेव एज का, प्रिंट का, शेयर का, एक्सपोर्ट का, यही जो है ना, इसी को बैक व्यू कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसी को कहा जाता है बैक स्टेज व्यू। आगे जो है इसको कहा जाता है फ्रंट स्टेज व्यू, और इसको कहा जाता है बैक स्टेज व्यू, जो कि फाइल वाले ऑप्शन में मिलता है। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसी में नहीं मिलता है, मतलब कि ये पावर पॉइंट में ही नहीं होता, हर एक जो MS वर्ड का सॉफ्टवेयर है उसमें मिलता है। जैसे कि ये वर्ड है, इसमें भी आप जाओगे फाइल में तो यहाँ पर भी आपको बैक स्टेज व्यू देखने को मिलेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें सेव हैं, कैसे ओपन करेंगे, सेव एज है, एक्सपोर्ट है, क्लोज है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेंगी। तो ये सब में आपको बैक स्टेज व्यू देखने को मिलेगा। आगे आ जाओ 4 नंबर, ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है। अब कनेक्शन कमांड की हम बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा जो ऑप्शन होता है उसके अंतर्गत कनेक्शंस का जो ऑप्शन है ये मिलता है। अब कनेक्शन ऑप्शंस होते क्या हैं, तो इसको भी हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा और यहाँ से मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये है डाटा ऑप्शन, ये डाटा ऑप्शन है, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कनेक्शंस है। बेसिकली इसका यूज क्या होता है, तो अब मान लीजिए कि मैंने कुछ ये टाइप करा, सपोज करिए कि मेरी कोई कंपनी है, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो अब मैंने कोई फाइल बनाई है, इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अब कौन सा काम किसने किया है ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम कनेक्शंस का यूज करते हैं कि कौन सा डाटा इसमें किसने फीड किया है, वो उससे उसका जुड़ाव दिखाता है, यही है कनेक्शंस जो कि डाटा में यहाँ पर मिलता है। दो चीजें हैं, एक तो सपोज करिए कहीं से आपने डाटा कॉपी किया और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दिया। जब कॉपी करके पेस्ट करोगे तो ये कनेक्शन यहाँ पर आपका स्थापित नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक ही फाइल को ऐड करनी पड़ती है, सारे जो सॉफ्टवेयर हैं MS वर्ड के, MS एक्सेल के जितने भी कंप्यूटर हैं सब में ऐड करने पड़ते हैं, और एक ही पर जब सारे लोग काम करते हैं तो वहां से ये कनेक्शन स्थापित हो पाता है। तो ये है जो कनेक्शन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा वाले ऑप्शन में। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है ये भी पावर पॉइंट से पूछा गया है। अब देख रहे हो कितने MS जो ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट का, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, तो आप जो भी एग्जाम अब UP SSS के देने जा रहे हैं, जैसे कि आगे अभी लोअर PCS का आने वाला है, या फिर वो अबकारी का कोई था कांस्टेबल वगैरह का, या फिर कोई भी हो उस जिसमें कि कंप्यूटर पूछा जा रहा है, उसमें इस पर आपको ज़्यादा फोकस करनी है। एक तो ये वाला है MS ऑफिस, और दूसरा जो नेटवर्किंग है और इंटरनेट है इस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से ये ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं देखने को मिल रहे हैं, और वही सारे लोग पढ़ते रहते हैं। और ये कह रहा है कि MS जो पावर पॉइंट है इसका आविष्कार किसने किया था,
तो जो MS पावर पॉइंट है ना, इसका आविष्कार जो है ना गैस्किन्स और ऑस्टिन्स ने किया था। किसने? गैस्किन्स और ऑस्टिन ने किया था MS पावर पॉइंट का आविष्कार। कब किया था? तो MS पावर पॉइंट का आविष्कार जो है 1987 ईस्वी में किया गया था। बेसिकली जब इसका जब आविष्कार हुआ तो इसका नाम जो है रखा गया था प्रेजेंटर, PRESENTER। इसको प्रेजेंटर कहा जाता था जब इसका आविष्कार गैस्किन्स और ऑस्टिन ने किया था। और ये कंपनी कौन सी थी? तो ये लोग काम करते थे फोर थॉट कंपनी में, और वहां पर इन लोगों ने आविष्कार किया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, ये भविष्य में ज्यादा मुनाफे दे सकती है मुझे, तो उसने इसी साल ये जो फोर थॉट कंपनी थी उससे इसी साल 1987 में ही $14 बिलियन में इस सॉफ्टवेयर को खरीद लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने। और खरीदने के बाद इस प्रेजेंटर का नाम बदल करके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रख दिया गया था। तो इसकी स्थापना 1987 में हुई और 1987 में इस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट ने अधिग्रहण कर लिया, तभी से इसको माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो जो हार्डवेयर है इसको कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम काम करता है वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नेल की बात करें तो ये तो मेन कंपोनेंट ही होता है, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो काम करता है वो कर्नेल कहलाता है, मतलब कि ये तो मेन कंपोनेंट है इसका। दूसरा है डिवाइस ड्राइवर। क्या डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है? तो बिल्कुल भाग होता है, क्योंकि हम बाहर से जितने भी डिवाइस जोड़ते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए डिवाइस ड्राइवर होता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू काम करता है। कंपाइलर दिया है श्री में। कंपाइलर क्या होता है? तो जो कंपाइलर होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं होता है, बल्कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लिखी जाती है हाई लेवल लैंग्वेज में, इनको मशीन लैंग्वेज जो होता है उसमें कन्वर्ट करने के लिए इस कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो सी में दिया हुआ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। डी में दिया है सेल। सेल क्या होता है? तो सेल जो है ना एक विंडो की तरह काम करता है, जो मतलब कि जो मशीन लैंग्वेज है और ये जो सॉफ्टवेयर है उसके बीच में ये एक विंडो की तरह काम करता है। चूंकि मान लीजिए कि ये इंटरफेस की तरह काम करता है, जो कि कर्नेल में ये अनुवाद करने का काम करता है। जैसे कि अब हम लोग जो लोग हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं, मतलब कि जो अक्षर्स हैं उनको हम लोग समझ पाते हैं, जो कलर्स हैं उनको समझ पाते हैं, लेकिन कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है सिर्फ और सिर्फ। तो ये इसको जो सेल है ना इसको कन्वर्ट करने का काम करता है, इसलिए ये इंटरफेस का काम करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप लैंग्वेज है। तो इनमें से मार्कअप लैंग्वेज कौन सी है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो HTML जो है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर सी की देखो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा की बात करें तो ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पाइथन की बात करें तो ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिर्फ और सिर्फ मार्कअप लैंग्वेज कौन सी है? HTML, जिसका उपयोग करके वेब पेज बनाया जाता है। जैसे आप कोई साइट बनवाने जाओ तो उसके लिए HTML का ही उपयोग किया जाता है। अब HTML का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। तो आपको ध्यान रखना है कि H का मतलब होता है हाइपर, T का मतलब होता है टेक्स्ट, M का मतलब होता है मार्कअप और L का मतलब होता है लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, और इसी की तरह साइटें बनाई जाती हैं। बेसिकली HTML का ये काम होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज, कौन सा फंट, कौन सा वीडियो, कौन सा फोटो किस तरीके से दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका इतना ही मतलब होता है। और ये काम होता है मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा, मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा होता है। लेकिन अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ये बैक एंड में जो कैलकुलेशन चलती है, जो लॉजिक चलता है, उसको डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। और इसमें C++, जावा और पाइथन तीनों के तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनका बैक एंड में उपयोग किया जाता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है।
तो जैसे हम लोग एम एस वर्ड में एम एस वर्ड का यूज़ करते हैं अपने विंडो में, उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस भी होता है। और ये जो लिब्रे ऑफिस होता है, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका फाइल एक्सटेंशन जो है वो होता है डॉट ओ डी टी। क्या होता है? डॉट ओ डी टी इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। अब फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वो अपनी पहचान के लिए जब भी आप कोई सी फाइल का नाम रखते हो तो वो किस में बनी है उसका वो वहाँ पर कुछ कोड लिख देता है, उसी को एक्सटेंशन कहा जाता है। जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मान लीजिए मैंने फाइल बनाई और मैंने इसका नाम रखा सारथी। ठीक है, तो जैसे मैंने रखा तो ऑटोमेटिक जो है ना, वो अगर मैंने वर्ड में बनाई है तो डी ओ एक्स जो है, डी ओ सी एक्स जो है वो ऑटोमेटिक वो जोड़ करके बना देगा। इसको मैं आपको अगर दिखाऊं ये किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि ये रहा कोई भी फाइल, जैसे मान लीजिए मैंने ये फाइल है, इसके मैं प्रॉपर्टी में यहाँ पर जाता हूँ तो आप देखोगे तो यहाँ पर पीडीएफ लिखा हुआ है। मतलब कि ये वाली जो पीडीएफ है, ये वाली फाइल जो कैसी है, ये है पीडीएफ। अब मैं यहाँ आ गया, इसकी आकर के प्रॉपर्टी पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखोगे तो डी ओ एक्स लिखा, डी ओ सी ओ एक्स, मतलब कि ये माइक्रोसॉफ्ट में बनी हुई फाइल है। इसी तरीके से ये वाली वीडियो है, वीडियो पर क्लिक करके हम प्रॉपर्टी पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो डॉट MP4 है लिखा हुआ है। ये फाइल एक्सटेंशन कहलाता है। और जब आप जिस भी सॉफ्टवेयर से जहाँ पर भी काम करते हो वो अपना इसमें आगे ऐड कर देता है। इसके अलावा हम बात करें कि ये जो है ना, ये और इसमें दिए गए हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है TXT, ये किसका फाइल एक्सटेंशन होता है? तो TXT जो होता है ना, जो हम लोग यूज़ करते हैं इस विंडो में नोट पैड, जो नोट पैड हम लोग यूज़ करते हैं उसमें जब आप फाइल सेव करते हो तो ये आगे जो है ना फाइल के नाम के आगे डॉट TXT लगाता है। DOC ये क्या करता है? तो जो MS वर्ड का 2007 से पहले वाला जो वर्जन था, उसमें जब भी आप कोई नाम लिखा जैसे आपने उसमें डॉट लगाया और उसके बाद DOC 2007 वाले में देता था, लेकिन 2007 के बाद वाले जो वर्जन है इसमें नाम के आगे डॉट DOCX लिखा हुआ आता है। अभी मैंने जो फाइल दिखाई थी आपको ये 2016 वाले में बनी है, इसीलिए वहां पर DOCX दिखा रहा था। इसके अलावा RTF एक दिया हुआ है डी में। अब RTF क्या होता है? तो इसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक MS जो है, सॉरी MS नहीं, वो क्या होता है, वो होता है वर्ड पैड, वो होता है वर्ड पैड। जो वर्ड पैड होता है ना, उसको जब आप सेव करते हो तो नाम के आगे वो जो है वो RTF एक्सटेंशन जोड़ता है वर्ड पैड। तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, याद नहीं होगा तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बार बार आपसे पूछे ही जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये कह रहा है कि ब्लूटूथ तकनीकी का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो जो ब्लूटूथ तकनीकी है इसको हेराल्ड ब्लॉटेंड के नाम पर रखा गया है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो हेराल्ड ब्लॉटेंड राजा था, इसको अंग्रेजी में किंग हेराल्ड ब्लूटूथ कहा जाता था, और इसी के नाम पर चूंकि इसको रखा गया है इसीलिए इसका नाम ब्लूटूथ रखा गया। अब हेराल्ड ब्लॉटेंड की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ना, यूरोप में एक देश है स्कैंडिनेविया, वहाँ के एक राजा थे। इन्होंने काम क्या किया था कि वहाँ पर डेनमार्क और जो नॉर्वे दो देश है ना, ये आपस में ये लोग बहुत लड़ते थे। लेकिन ये जो है इन दोनों के बीच में समझौता करा दिए, आपसी भाईचारा यहाँ पर स्थापित कर दिए। और जब आविष्कार हुआ ब्लूटूथ का, जब आविष्कार हुआ 1994 में ब्लूटूथ का, तो इसका जो नाम है ना इन्हीं के नाम पर रख दिया गया, क्योंकि इन्होंने दो देशों को आपस में जोड़ दिया था। और ब्लूटूथ भी दो चीजों को जोड़ने का काम करता है, तो इनके सम्मान में इसका नाम जो है वो ब्लूटूथ रखा गया था। अब बात आती है कि जो ब्लूटूथ तकनीकी है इसका आविष्कार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1994 ईस्वी में। और किसने आविष्कार किया था इसका? तो इसका आविष्कार जो है वो जॉब हॉटसन ने किया था। जो हॉटसन है, जॉब हॉटसन, उन्होंने 1994 ईस्वी में एक कंपनी में ये काम करते थे जिसका नाम था एरिक्सन कंपनी, उसी में काम करते हुए इन्होंने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था।
आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यहाँ पर ये 13 लिखा हुआ है लेकिन सीक्वेंस गलत हो गया है, क्वेश्चन सारे वही मिलेंगे आपको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में कंट्रोल के साथ में अगर 5 दबाते हैं तो ये क्या कार्य करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल के साथ में अगर 5 हम दबाएंगे तो ये जो है ना, ये काम करता है कि ये स्ट्राइक थ्रू कर देता है। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर लिखी रहती है तो उसको वो बीच में से काट देता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल के साथ 5 दबाने पर। अब यहाँ से इसको अगर आप देखोगे तब आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है GGHH। अब इसको मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ में कीबोर्ड से मैंने F5 दबाया। आप देख रहे हो क्या हो गया, ये बीच से कट गया। और ये बीच से कटने को ही स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। इसका ऑप्शन आपको होम में भी मिलता है। होम में यहाँ पर नहीं मिलेगा, होम में आपको मिलता है वर्ड में। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आओगे, मान लीजिए यहाँ पर जो गार्बेज है इसको स्ट्राइक थ्रू करना है तो मुझे यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से मैं आकर के कट कर दिया इसको। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, एक्सेल में कंट्रोल के साथ 5 दबा करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और इसको लागू कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? तो जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, इसमें किसी ने संशोधन किया, वो संशोधन क्या है, किसने किया, ये देखना चाहते हैं तो इसके लिए बलून जो है, जो ऑप्शन बलून नाम से आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसका उपयोग किया जाता है। अब ये ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पर? तो ये मिलता है रिव्यू टैब में। अब रिव्यू टैब आपको कहाँ मिलेगा? तो आते हैं हम लोग यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है आपका रिव्यू टैब। जैसे ही आप यहाँ पर रिव्यू टैब में आओगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर ट्रैक का। जैसे ही ट्रैक में आओगे तो शो मार्कअप आएगा और शो मार्कअप में यहाँ पर बलून्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से इसको ऑन करने के बाद जो भी कोई चेंज करेगा हमारे बनाने के बाद, कि कोई और अगर चेंज करता है तो यहाँ पर वो शो कर देगा। इसी को कहा जाता है बलून, जो कि यहाँ पर रिव्यू टैब में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्टेप लोडर के द्वारा डिस्क के किस पोर्ट में एक्सेस किया जाता है? तो बूट स्टार्टअप होता क्या है? तो जब हम कंप्यूटर जब ऑन करते हैं ना, जैसे ही पावर ऑन वाली बटन दबाते हैं उसके बाद जब तक ये काम के उपयोग होता है उसके बीच में कंप्यूटर के अंदर ही बहुत सारे काम होते रहते हैं, इसी को कहा जाता है बूटिंग। अब बूटिंग में होता क्या है कि जैसे ही आपने ऑन किया वैसे ही रैम में, सॉरी रैम में नहीं, रोम में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको कहा जाता है बायोस। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये चालू होता है और ये चेक करता है कि जो कंप्यूटर का इनपुट और आउटपुट जो सिस्टम लगे हुए हैं सारे अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब ये पता चल जाता है कि सब काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो उसके बाद बूट स्टेप लोडर जो है वो जो विंडो होती है उसको रैम में लोड करने का काम करता है। और ये कहाँ से लेकर के आता है? तो जो प्राइमरी ब्लॉक होता है वहां से लेकर के आता है, और जो प्राइमरी ब्लॉक होता है उसको जीरो ब्लॉक कहा जाता है या फिर ब्लॉक जीरो कहा जाता है। मतलब कि बूट स्टेप लोडर कहाँ से लोड करता है? जीरो ब्लॉक से सॉफ्टवेयर को, सॉरी विंडो को रैम में अपलोड करता है, और रैम में जब रन होता है विंडो तब जा कर के ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है और हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से चालू हो जाता है हमारे उपयोग के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में GIGO शब्द का अर्थ क्या है? ये बेसिकली 19 नंबर नहीं है, नंबरिंग गलत हो गई है। GIGO का मतलब क्या है? तो गारबेज इन गारबेज आउट है। इसका मतलब क्या है? गारबेज इन और गारबेज आउट। क्यों कहा जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है ना वो कंप्यूटर के कॉम्पिटेंसी से पूछा गया है। कंप्यूटर बेसिकली अपने आप कुछ नहीं करता, अगर आप उसको रद्दी डाटा दोगे तो वो रिजल्ट भी रद्दी देगा। अगर आपने कूड़ा कचरा दिया, गार्बेज का मतलब कूड़ा कचरा,
अगर आपने कूड़े की तरह उसको डाटा दिया तो वो भी कूड़े की तरह आपको आउटपुट देगा। इसी को GIGO कहा जाता है। आगे जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यूनिवैक का पूरा नाम क्या है। यूनिवैक जो है ना, इसका जो पूरा नाम है वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक में यहाँ पर जो चार शब्द हैं यूनि, ये जो है ना यूनिवर्सल के लिए यहाँ से यूज किया गया है चार शब्द को। ए का ऑटोमेटिक का ए लिया गया है और सी लिया गया है कंप्यूटर का। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक कहलाता है। ये बना था 1951 ईस्वी में। बनाया था दो लोग मिलकर के। कौन कौन? तो एक एक तो थे एकर्ट, एक थे एकर्ट और दूसरे व्यक्ति जो हैं वो थे मौचिली। इन दो लोगों ने मिलकर के 1951 में यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को बनाया था। और बेसिकली ये जो यूनिवैक है ना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। इससे पहले कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, सैन्य कार्रवाइयों के लिए यूज किए जाते थे। ये पहली बार कमर्शियल यूज के लिए यूनिवैक को लॉन्च किया गया था 1951 ईस्वी में। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कुल 15 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे लेखपाल वाले एग्जाम में। सारे हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जा करके ले सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी और कौन से एग्ज़ाम का कौन सा सेक्शन, कौन सा सब्जेक्ट के बारे में वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।